नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरदाना ट्यूटोरियल पर। और मैं अंकित मालवी, आप लोगों का हिस्ट्री टीचर। देखिए, हिस्ट्री में फ़िलहाल जो हम जिस पार्ट की बात कर रहे हैं, अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है मीडिएवल इंडियन हिस्ट्री या मध्यकालीन भारतीय इतिहास। और मीडिएवल इंडियन हिस्ट्री का टॉपिक नंबर 3 का जो टॉपिक चल रहा है वो है टॉपिक नंबर 3, जिसमें हम बात कर रहे हैं अर्ली मीडिएवल पीरियड की। समझ गए? इट मीन्स पूर्व मध्यकाल। देखिए, ये जो अर्ली मीडिएवल पीरियड है, मैं बार बार बता चुका हूँ, जो टाइम होगा यहाँ का, इस अर्ली मीडिएवल पीरियड का जो टाइम पीरियड है वो है कब से कब तक, 712 से लेकर 712 सीई या कॉमन इरा से लेकर 1206 यानी 1206 तक का जो टाइम है वो अर्ली मीडिएवल पीरियड कहलाता है। अब इस समय की जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं, जो घटनाएं हुई हैं इस समय की जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट है मुस्लिम्स के इन्वेजन्स, मुस्लिम आक्रमणकारियों का आक्रमण या मुस्लिम शासकों का आक्रमण, जिसमें अरबियों और तुर्कियों के आक्रमण जो हम डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले हमने वही बात की है, अरबियों और तुर्कियों के आक्रमण इस टॉपिक में। हालांकि इसके पहले हम पढ़ चुके हैं मुस्लिम धर्म की उत्पत्ति या मुस्लिम धर्म, और उसके बाद फिर जो अटैक हुए हैं मुस्लिम्स के इन्वेजन्स, जिसमें अरबियों के और फिर तुर्कियों के। समझ गए ना? अब जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे किस मुद्दे के ऊपर कि इस समय पर भारत की या इंडिया की जो पॉलिटिकल कंडीशन थी, जो राजनीतिक स्थिति थी, उसकी हम बात करेंगे। तो क्या हुआ कि इस पीरियड में जो इंडिया की पॉलिटिकल कंडीशन थी वो कुछ इस तरह से थी कि कोई बड़ा राजवंश नहीं थे, छोटी छोटी डायनेस्टी रूल किया करती थी। समझ गए ना? और उन्हीं डायनेस्टीज़ को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। इस लेक्चर नंबर 3 में हम उन्हीं डायनेस्टीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम बात कर रहे हैं पूरे इंडिया की, जिसमें हमने नॉर्थ इंडिया लिया है, डेक्कन वाला पार्ट लिया है और साउथ इंडिया लिया है। क्लियर? नॉर्थ इंडिया, डेक्कन एंड साउथ इंडिया। अब यहाँ पर डेक्कन का मतलब आप पूरा साउथ इंडिया में भी उसको शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो साउथ इंडियन डायनेस्टीज थी, जैसे कि राष्ट्रकूट डायनेस्टी या फिर चालुक्य डायनेस्टी या फिर चोल डायनेस्टी, पल्लव डायनेस्टी या बाकटक डायनेस्टी, हालांकि वो और पहले की थी, बाकटक और पहले की थी, बाकी सब जो नाम मैंने लिए वो इसी टाइम से थे। तो वो तो हम डिस्कस कर चुके हैं कहाँ पर, लेक्चर नंबर 12 एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में, यानी पार्ट 1 में ही साउथ इंडिया हम पढ़ चुके थे। अब पार्ट 2 में हमने लेकर आए हैं नॉर्थ इंडिया को, यानी उत्तर भारत को। उत्तर भारत में इस टाइम में जो डायनेस्टीज हुआ करती थी उनकी अगर बात करें तो जो वंश था, आखिरी अंतिम हिंदू शासक जिसने पूरे उत्तर भारत पर रूल किया है, सभी को पता है, पढ़ चुके हैं, जिसका नाम था हर्षवर्धन। तो पुष्यभूति डायनेस्टी, जिसके रूलर कौन थे? हर्षवर्धन। आफ्टर द डिमोलाइजेशन ऑफ पुष्यभूति डायनेस्टी, पुष्यभूति वंश के पतन के पश्चात, पुष्यभूति वंश की समाप्ति के बाद जो छोटे मोटे डायनेस्टीज डेवलप हुए, जो छोटे मोटे राजवंश उभर कर आए हैं, उनकी अगर बात करें तो ईस्ट साइड, बंगाल वाले रीजन में एक वंश जो है जिसने कई वर्षों तक रूल किया, लगभग 300-400 सालों तक, जिसका नाम था पाल वंश। वो हम डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले, पाल डायनेस्टी। और वेस्ट में, पश्चिम में जो डायनेस्टी हुआ करती थी, पश्चिम वाले रीजन में, गुजरात, राजस्थान या थोड़ा सा मध्य भारत भी उन लोगों ने कवर किया, वो थी प्रतिहार डायनेस्टी, यानी गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी या गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी। क्लियर? गुर्जर प्रतिहार वंश। और फिर साउथ में उसी समय पर कौन सी डायनेस्टी थी? राष्ट्रकूट, वो पढ़ चुके हैं, दंती दुर्गा, भीम, कृष्णा, है ना? भीम नहीं, कौन थे? ध्रुव, कृष्णा प्रथम, द्वितीय, तृतीय, अमोघवर्ष, दीज आर दी फेमस रूलर्स ऑफ राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। क्लियर? तो हमने साउथ इंडिया की, वेस्टर्न इंडिया एंड मीडिएवल इंडिया एंड सेंट्रल इंडिया एंड ईस्टर्न इंडिया, यहाँ की तीनों डायनेस्टी कवर की। अब इन दोनों के भी समाप्ति के बाद, यानी प्रतिहार गुर्जर के बाद और पाल के भी समाप्ति के बाद, है ना? पाल को छोड़ दें हम क्योंकि इधर की बात करें, तो गुर्जर प्रतिहारा के भी डिमोलाइजेशन होने के बाद इस रीजन में कुछ राजपूत किंगडम्स का क्या हुआ? उदय हुआ। तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? राजपूत किंगडम्स, यानी राजपूत जो डायनेस्टीज रही हैं, जो राजवंश रहे हैं, अब उनकी बात करेंगे। तो कई सारे छोटे छोटे रूलर्स ने रूल किया है, छोटे छोटे डायनेस्टीज उभर कर आए हैं। किस रीजन में? वेस्टर्न वाले रीजन में, पश्चिम वाले क्षेत्र में, थोड़ा सा मिडिल इंडिया वाले रीजन में कुछ छोटे मोटे रूलर्स उभर कर आए हैं। समझ गए ना? और इन रूलर्स को, खासतौर से वेस्टर्न रीजन में, इन लोगों ने अपने आप को क्या कहा है? इन रूलर्स ने अपने आप को क्या कहा है? राजपूत किंग्स, यानी राजपूत शासक। क्लियर? और जिस रीजन में वो लोग रूल किया करते थे, जिस रीजन में लोग रहा करते थे, उस रीजन को आगे चलकर कहा जाएगा राजस्थान। समझ गए? तो राजस्थान में ही रूल किया करते थे कौन से रूलर्स? राजपूत रूलर्स, या उस रीजन को कहा जाता है राजस्थान, खासतौर से राजस्थान, गुजरात। समझ गए ना? और धीरे धीरे इनका वर्चस्व बढ़ता भी गया और दिल्ली, अजमेर,
मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड, इस रीजन में भी राजपूत रूलर्स ने रूल किया था। क्लियर। अब देखिए राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई है, उनका ओरिजिन कैसे हुआ है, अगर इस मुद्दे के ऊपर हम डिस्कशन करें, इस मुद्दे के ऊपर अगर हम बात करें, तो राजपूतों की उत्पत्ति के अगर की थ्योरी की बात की जाए तो देखिए अभी तक हम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री डिस्कस कर रहे थे, और एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में जो शासक वर्ग था, जो रूलिंग कम्युनिटी थी, जो रूल करने वाली कम्युनिटी थी, वो हमें पता है कि कौन थी, वो थी क्षत्रिय। कौन लोग थे? क्षत्रिय लोग थे। कब? एंशिएंट पीरियड में रूल करने वाली जो डायनेस्टी थी वो थी क्षत्रिय, समझ गए ना। और क्षत्रिय के अलावा ब्राह्मण और वैश्य डायनेस्टीज को भी कम्युनिटी को भी रूल करने का मौका मिला अलग अलग टाइम पर, तो वो भी हमने डिस्कस किया। पर मेन जो रूलिंग कम्युनिटी हुआ करती थी वो कौन हुआ करती थी? क्षत्रिय। क्लियर। एंशिएंट पीरियड में। लेकिन अर्ली मीडिएवल पीरियड या मीडिएवल पीरियड की बात करें तो क्षत्रिय नाम हमें कहीं भी लिटरेचर में प्राप्त ही नहीं होता है, किसी भी साहित्य में कौन सा नाम नहीं मिलता है? क्षत्रिय नाम नहीं मिलता है, समझिए ना। क्षत्रिय की जगह पे आप लोगों को क्या नाम मिलता है? राजपूत। क्लियर। तो ऐसा माना जाता है कि जो राजपूत हैं वो क्षत्रिय के ही क्या हैं? वंशज हैं, समझ गए। तो क्षत्रिय के ही वंशज हम समझ सकते हैं, मान सकते हैं किसे? राजपूतों को। हालांकि अलग अलग लोगों की या अलग अलग इतिहासकारों की इस मुद्दे पर अलग अलग क्या है? राय है। क्लियर। तो यहाँ पर अगर हम राजपूतों की उत्पत्ति की बात करें तो उसमें एक डिस्प्यूट है, उसमें एक भ्रम है, उसमें एक क्लियर बात नहीं है, समझ गए। अलग अलग इतिहासकारों ने अपनी अलग अलग थ्योरी दी है राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में या राजपूतों के उद्भव के बारे में। कई लोगों का ऐसा मानना है कि राजपूतों की उत्पत्ति विदेशियों से हुई है। जब विदेशी रूलर्स ने भारत पर आक्रमण किया, जैसे कुषाण है या हूण है, समझ गए, तो कई लोग ये मानते हैं, कई इतिहासकार ये मानते हैं, कई लोगों की ये थ्योरी है कि राजपूतों की उत्पत्ति फॉरेन जो कम्युनिटीज थी, जो फॉरेन जो ट्राइब्स थी, जिन लोगों ने इंडिया पे इन्वेजन्स किए थे, उनसे है। क्यों ऐसा कहते हैं लोग? क्योंकि कुछ ऐसी परंपराएं हैं जो राजपूत किंगडम्स या राजपूत रूलर्स के द्वारा फॉलो की जाती थी, और वही परंपराएं उन फॉरेन ट्राइब्स या फॉरेन इन्वेडर्स के द्वारा भी की जाती थी। जैसे अगर हम बात करें हूणों की, तो हूण अग्नि पूजा किया करते थे, और राजपूत भी क्या किया करते थे? अग्नि पूजा किया करते थे। इसलिए ये थ्योरी भी उपयुक्त बैठती है कि राजपूत जो थे वो फॉरेन ट्राइब्स की ही क्या है? वंशज हैं। इसी तरह कई इतिहासकारों का यह भी कहना है कि राजपूतों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? क्षत्रियों से हुई है, क्योंकि जिस तरह क्षत्रिय अश्वमेध यज्ञ या कुछ इस तरह के एक्टिविटी परफॉर्म करते थे, उसी प्रकार की एक्टिविटी राजपूत रूलर्स भी परफॉर्म किया करते थे। कई लोगों का यह मानना है कि राजपूतों की उत्पत्ति इंडियन या भारत की जो कास्ट थी, भारत की जो जातियां थी, उनसे ही हुई है, समझ गए ना। अगर हम बात करें तो कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि राजपूतों की उत्पत्ति आर्य वर्ग से हुई है, क्योंकि जिस तरह की कदकाठी की, जिस तरह का शरीर आर्यों का हुआ करता था, उसी प्रकार की कदकाठी किसकी होती थी? राजपूतों की, समझ गए। खैर जो भी है, राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर एक सही सटीक जानकारी नहीं है, इसमें एक डिस्प्यूट है, इसमें एक भ्रम है, तो आप लोग ये बात ध्यान रखिएगा, समझ गए ना। कोई क्लियरली इस बात को प्रूफ नहीं किया गया है कि राजपूत बेसिकली कहाँ से डेवलप हुए हैं, उनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। बट अर्ली मीडिएवल पीरियड की बात करें तो इस समय पर जो मेन रूलर्स थे वो कौन हुआ करते थे? राजपूत हुआ करते थे। क्लियर। देखिए राजपूत या क्षत्रियों की बात करें तो इनका काम था रक्षा करना, हमेशा ये लोग रक्षक थे, इसीलिए ये रूलर भी थे। और अब ये ड्यूटी किसकी है? राजपूतों की, समझ गए। जो क्षत्रिय थे पहले ये काम करते थे, अब वही काम कौन कर रहे हैं? राजपूत करे। बात को ध्यान से समझिएगा। और जिस जगह पे रूल किया करते थे उस जगह को कहा जाता है राजस्थान, इसीलिए राजस्थान नाम पड़ा है। हमारे वेस्टर्न स्टेट का नाम राजस्थान रहा है, राजस्थान है क्योंकि वहां पे रूल किया करते थे कौन? राजपूत रूलर्स, समझ गए। तो ऐसे एक दो नहीं है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है, इस तरह के लिटरेचर हैं, इस तरह के एविडेंस हैं कि टोटल 36 राजपूत किंगडम्स का उदय हुआ था। उस टाइम पर कुल कितनी राजपूत किंगडम्स का उदय हुआ था? 36। ऐसा कहा, जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में शायद हो सकता कई बार मैंने 18 किंगडम कहे हों, बट 18 नहीं है, कितने किंगडम्स हैं? 36 राजपूत किंगडम्स हैं, समझ गए। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग, 18 गलत होगा। कितने राजपूत किंगडम्स हैं? टोटल 36 राजपूत किंगडम्स हैं, ऐसा लिटरेचर में, साहित्य में हमें प्राप्त होती है जानकारी। क्लियर, ठीक है। अब उन 36 किंगडम्स की बात नहीं करेंगे, जो इंपॉर्टेंट राजपूत किंगडम्स हैं जिनके बारे में हमें एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और जो ज़्यादा सही तरह से हम जिन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं, उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे, उन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे। क्लियर, चलिए। तो अब जो है जो हमारा फोकस है वो है किन किंगडम्स के ऊपर? राजपूत किंगडम्स के ऊपर, जिनका डेवलपमेंट हुआ है, जिनका उदय हुआ है कब? गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के डिमोलाइजेशन के बाद, या फिर और अच्छे से हम समझें तो
हर्षवर्धन की जो पुष्यभूति डायनेस्टी थी उनके डिमोलाइजेशन के बाद। अच्छा, इन लोगों ने रूल कब तक किया या इनका सही टाइम कब से कब तक हम समझ सकते हैं? कई बुक्स में आप लोगों को 750 से लेकर 1200 तक का टाइम मिल जाएगा, बट देखिए सही जो एग्जैक्ट जब पकड़ अच्छी थी, जब पकड़ मजबूत हो गई राजपूत रूलर्स की, तो वो टाइम हम मान लेते हैं 1000 से कितना 1200। क्लियर? तो राजपूत रूलर्स का सही टाइम अगर देखा जाए तो ये टाइम ज्यादा से सटीक बैठता है, बट हम दोनों टाइम को साथ में समझ सकते हैं। देखिए इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला कि राजपूत रूलर्स का समय काल कब से कब तक का माना जाता है, तो एग्जैक्टली इस तरह से हम इस टाइम को समझ सकते हैं कि लगभग ये जो टाइम रहा था, इस समय पर राजपूत रूलर्स जो है रूल किया करते होंगे इंडिया के टेरिटरी पर। क्लियर? चलिए, और यही समय था जब मुस्लिम इन्वेडर्स ने इन्वेजन्स करना शुरू किया। ऑब्वियसली आप लोग पता है 712 में अरबी आक्रमणकारी आया जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, और फिर 1000 से लेकर 1027 तक 17 बार आक्रमण किया महमूद गजनवी ने, जो गजनी का शासक था। इसके अलावा फिर हम बात करें तो 1175 से आक्रमण हो गए, स्टार्ट हो गए। 1175 से इन्वेजन स्टार्ट हो गए थे किसके? तुर्की के ही एक दूसरे शासक या गजनी के ही एक दूसरे शासक जिसका नाम था मोहम्मद गोरी। 1175 में उसने इन्वेजन किया था और भट्टी राजपूतों के ऊपर, किसके ऊपर? भट्टी राजपूत जो रूल किया करते थे, कहां पर? पाकिस्तान के मुल्तान और उच्च नामक स्थानों पर। तो उन्हें हराकर उन्हें लूटा और वो वापस चला गया, और वापस जाने के बाद फिर उसने सुना हुआ था कि गुजरात काफी फेमस है, काफी ज्यादा वहां पे संपन्नता है वहां के मंदिरों में, तो फिर उसने इन्वेजन किया गुजरात में कहां पर? अनिलवाड़ा में, जहां पे हमने डिस्कस किया था, वहां पे एक राजपूत डायनेस्टी रूल किया करती थी। समझ गए? और फिर चूंकि वहां पे उसे हार का सामना करना पड़ा और फिर वो उत्तर भारत की ओर गया। कश्मीर और सिंध को जीतने के बाद फिर उसने कोशिश की इंडिया में आने की। समझ गए? तो अगर हम बात करें 1789 के अप्रोक्स उसने जीत लिया था किसे? सिंध और कश्मीर को। देन ही ट्राई टू कम अगेन इन मिडिल इंडिया, इन नॉर्दर्न इंडिया। फिर उसने कोशिश की वापस से आने की इंडिया में, और फिर 1191 में उसका पहला आक्रमण हुआ, तराइन का प्रथम युद्ध, और फिर 1192 में उसका सेकेंड वॉर हुआ, तराइन सेकेंड 2। और फिर अगर हम बात करें 1194 में उसने एक युद्ध लड़ा, और 1193 में उसने दिल्ली को अपनी कैपिटल बना ली। और 1194 में जो युद्ध हुआ है वो भी एक राजपूत रूलर से ही हुआ था जिसका नाम था जयचंद, और वो भी एक राजपूत किंगडम का ही एक रूलर माना जाता है। और तराइन के जो युद्ध हुए हैं वो भी राजपूत रूलर के ही राजपूत किंगडम के ही रूलर से हुए थे। इट मींस दिस टाइम वॉज रूल्ड बाई द राजपूत किंगडम्स, द रूलर ऑफ राजपूत किंगडम्स। ये शासन था राजपूत रूलर्स का इंडिया पर। और राजपूतों की अगर बात करें तो राजपूत एक साहसी, निडर, स्वाभिमानी जो है व्यक्तित्व के लोग माने जाते हैं। समझ गए? चलिए, तो हम बात कर लेते हैं। हमें लिखना है लिस्ट ऑफ इंपोर्टेंट राजपूत किंगडम्स, कैपिटल्स एंड फाउंडर्स। लिस्ट ऑफ इंपोर्टेंट list of important Rajput kingdoms, their capitals and founders। सबसे पहले हम एक लिस्ट बनाएंगे और फिर उनमें से जो इंपॉर्टेंट किंगडम्स होगी उनके बारे में हल्का हल्का सा डिस्कशन करेंगे यहाँ पर। समझ गए? तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं राजपूत किंगडम। दूसरा जो मुद्दा होगा वो होगा कैपिटल, और तीसरा मुद्दा होगा फाउंडर। क्लियर? सबसे पहली जो डायनेस्टी हम बात कर रहे हैं, सबसे पहली जो डायनेस्टी की बात कर रहे हैं राजपूत किंगडम में, वो होगी चालुक्य डायनेस्टी ऑफ गुजरात। अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, चालुक्य साउथ इंडिया में भी थे। 3 प्रकार के चालुक्य हमने पढ़े हैं, लेकिन ये वो चालुक्य नहीं है, ये चालुक्य हैं गुजरात के, और इन्हें हम बोल सकते हैं चालुक्य, साथ ही
सोलंकी ऑफ गुजरात। क्लियर। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं चालुक्य डायनेस्टी की, जो कहां पर रूल किया करते थे, गुजरात में। क्लियर। तो ध्यान रखिएगा, चालुक्य और सोलंकी जो कहां पर रूल किया करते थे, गुजरात में। और अगर इनकी कैपिटल की बात करें, या काठियावाड़ भी समझ सकते हैं, काठियावाड़ गुजरात या फिर गुजरात। और अगर हम इनकी कैपिटल की बात करें तो वो हुआ करती थी अनिलवाड़ा। इन लोगों की जो राजधानी थी, जो कैपिटल थी, वो थी अनिलवाड़ा। और वहीं पर आप लोगों को पता है अटैक करने के लिए गए थे दोनों तुर्की शासक। क्लियर। तो यहां पर कैपिटल का नाम होगा अनिलवाड़ा। और फाउंडर जो थे इस डायनेस्टी के, वो थे मूलराज प्रथम। चलिए, तो पहली डायनेस्टी हमने कवर की है, जिसका नाम है चालुक्य डायनेस्टी या सोलंकी डायनेस्टी ऑफ गुजरात। गुजरात वाले रीजन में रूल किया करते थे। कैपिटल का नाम है अनिलवाड़ा और फाउंडर है मूलराज प्रथम। क्लियर। इसी वंश के दो रूलर्स के बारे में बात की है हमने, भीम प्रथम और भीम द्वितीय। भीम द्वितीय को मूलराज द्वितीय भी कहा जाता है। भीम प्रथम के समय पर आक्रमण हुआ था किसका, महमूद गजनबी का 1025 में, जिसे हम बोलते हैं 16th इन्वेजन ऑफ गजनी, जो की गई थी अनिलवाड़ा में। किसके ऊपर, गुजरात के इस शासक के ऊपर। ठीक है। सेकंड नंबर पे अगर हम बात करें दूसरी डायनेस्टी की, अगर बात करें तो वो है चहमान या चौहान। चौहान भी बोलते हैं और चहमान भी बोलते हैं, समझिए ना। तो चौहान और चहमान, चहमान, चौहान या चहमान। देखिए, इन लोगों की जो कैपिटल थी वो तो हमें पता है कि कैपिटल क्या हुआ करती थी। चौहान या चहमानों की जो राजधानी थी वो थी दिल्ली। ये लोग इन लोगों की जो कैपिटल थी वो थी अजमेर। समझ गए। और इनके कंट्रोल में जो रीजन थे, जिस एरिया में रूल होता था, वो तीन नाम आप लोगों को ध्यान रखना है। वो है दिल्ली, अजमेर और सांभर। सांभर जो जगह है वो है राजस्थान में। क्लियर। सांभर राजस्थान वाला। अब यहां पे अगर बात की जाए फाउंडर की, तो फाउंडर का नाम है वासुदेव। क्लियर। चलिए, तीन नंबर पे चलते हैं और तीसरी डायनेस्टी की बात करते हैं। तीसरी जो डायनेस्टी है वो है पवार डायनेस्टी या परमार डायनेस्टी। तो थर्ड नंबर पे हम बात करेंगे पवार या परमार। समझ गए। तो दोनों शब्द हैं, पवार शब्द भी यूज होता है और परमार शब्द। ये लोग रूल करते थे मालवा में। तो मैं यहाँ पे परमार लिख देता हूं, ज्यादा शब्द जो चलता है वो परमार चलता है, परमार। और जो रीजन था जहां पे ये लोग रूल किया करते थे, वो रीजन हुआ करता था मालवा। और हम सब जानते हैं कि मालवा जो रीजन है वो एमपी या मध्य प्रदेश में है। क्लियर। मालवा या रीजन कहाँ है, एमपी या मध्य प्रदेश में। और इन लोगों की जो कैपिटल थी वो उज्जैन और धार हुआ करती थी। समझ गए। इन लोगों की जो राजधानी थी वो क्या थी, उज्जैन और धार। और चलिए पहले कैपिटल का नाम लिख लेते हैं। कैपिटल क्या है, उज्जैन। और उज्जैन के ही पास एक और सिटी है कुछ किलोमीटर्स की दूरी पर, जिसका नाम है धार। समझ गए। और जो फाउंडर है उनका नाम है सियाका द्वितीय। सियाका सेकेंड या सियाका द्वितीय इस डायनेस्टी के फाउंडर के रूप में जाने जाते हैं। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट डायनेस्टी की बात करें तो चौथे नंबर पे जो मैं डायनेस्टी बता रहा हूं वो काफी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है, जिसका नाम है चंदेल डायनेस्टी। चंदेला या चंदेल डायनेस्टी। क्लियर। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं फोर्थ नंबर पे मैंने जो लिखा है वो है चंदेला या चंदेल वंश। अब देखिए, लोग रूल किया करते थे वैसे तो बुंदेलखंड वाले रीजन में। कहाँ रूल किया करते थे, बुंदेलखंड। बुंदेलखंड मतलब एमपी और यूपी का बाउंड्री वाला रीजन होता है,
जिसमें एमपी के 4 डिस्ट्रिक्ट और यूपी के 5 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जैसे झांसी हो गया या ये वाला जो रीजन था वो रीजन कहलाता है बुंदेलखंडी क्षेत्र। और चंदेल रूलर्स का रूलिंग एरिया वही था, हालांकि उस समय पर उस रीजन को कहा जाता था जेजाक भुक्ति। उस समय पर उस रीजन को क्या कहा जाता था? जेजाक भुक्ति। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं जेजाक भुक्ति। क्लियर? ये तो हो गई बात रीजन की जो कहा जाता था जेजाक भुक्ति। लेकिन इन लोगों की अगर कैपिटल की बात की जाए ना, तो ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश में एक बहुत ही फेमस जगह आती है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी लिस्टेड है, जो इन लोगों की एक इंपोर्टेंट कैपिटल हुआ करती थी चंदेलों की, जिसका नाम है खजुराहो। तो ध्यान रखिएगा खजुराहो एक इंपोर्टेंट कैपिटल थी, जो जिसे मध्य प्रदेश की कल्चरल कैपिटल भी कहा जाता। तो यहाँ पे हम बात कर लें खजुराहो। हालांकि इन लोगों की एक और राजधानी थी या एक और इंपॉर्टेंट सेंटर था जो था महोबा। महोबा जो जगह है वो आती है यूपी में। इसके अलावा एक जगह और है जिसका नाम है कालिंजर। तो कालिंजर भी कैपिटल थी। कालिंजर, महोबा और खजुराहो। क्लियर? दीज आर द कैपिटल्स ऑफ चंदेल रूलर्स। क्लियर? अगर हम बात करें अब यहां पर फाउंडर की, तो इस वंश के जो फाउंडर थे उनका नाम था नन्नुक चंदेल या नन्नुक। नन्नुक प्रथम भी कहा जाता है, नन्नुक चंदेल भी कहा जाता है। तो नन्नुक नामक जो व्यक्ति थे वो रूलर हुआ करते थे किस डायनेस्टी के? चंदेल डायनेस्टी के। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं और अब अगले वंश की हम बात करते हैं। यहां पे देखिएगा जो नेक्स्ट डायनेस्टी की हम बात कर रहे हैं 5वें नंबर पे, इसका नाम है सिसोदिया डायनेस्टी। क्या नाम है? सिसोदिया डायनेस्टी। क्लियर? सिसोदिया डायनेस्टी या सिसोदिया वंश। ये लोग कहाँ रूल किया करते थे? अगर हम बात करें सिसोदिया डायनेस्टी की, तो ये लोग रूल करते थे मेवाड़ वाले क्षेत्र में। समझ गए? मेवाड़ जो राजस्थान में आता है। तो यहां पर जो रीजन आएगा ना वो आएगा मेवाड़। और आप लोग जानते होंगे इस वंश के सबसे प्रतापी जो शासक रहे हैं वो रहे हैं महाराणा प्रताप। समझ गए? सभी सबसे फेमस, सबसे ज्यादा जो नाम आप लोगों ने सुना है सिसोदिया वंश के राजा का वो है महाराणा प्रताप। देखिए ये जो डायनेस्टी थी मेवाड़ डायनेस्टी, इनकी कैपिटल हुआ करती थी चित्तौड़। और इस वंश के जो फाउंडर थे वो थे बप्पा रावल प्रथम हम्मीर। बप्पा रावल प्रथम, ये नाम ध्यान रखिएगा, बप्पा रावल प्रथम। बप्पा रावल प्रथम पूरा नाम है बप्पा रावल प्रथम। समझ गए ना? चलिए तो यहां पर 5 किंगडम्स की हमने बात की। अब देखते हैं 5वें के बाद जो छठी किंगडम है उसका नाम है तोमर डायनेस्टी या तोमर वंश। तोमर डायनेस्टी या तोमर वंश। समझ गए ना? तो तोमर वंश की अगर हम बात करें यहाँ पे तोमर डायनेस्टी की, तो तोमर डायनेस्टी की जो रीजन था, जो कैपिटल थी वो थी दिल्ली। समझ गए? तो तोमर डायनेस्टी की जो कैपिटल हुआ करती थी वो क्या हुआ करती थी? दिल्ली। और दिल्ली को उस समय कहा जाता था दिल्ली का। दिल्ली का के नाम से जाना जाता था उस समय तोमर डायनेस्टी के सेंटर को। और ये लोग रूल करते थे किस रीजन में? तो इन लोगों का जो रूलिंग एरिया था वो था सराउंडिंग एरिया ऑफ हरियाणा एंड दिल्ली, यानी दिल्ली और हरियाणा के आसपास का जो रीजन था, है ना। मैं यहाँ पे रीजन नहीं बता रहा हूँ या रीजन का नाम नहीं लिख रहा हूँ, तो ध्यान रखिएगा सराउंडिंग एरिया ऑफ हरियाणा एंड दिल्ली। और जो कैपिटल थी उसे कहा जाता था दिल्ली का। और जो फाउंडर थे इस डायनेस्टी के, जो संस्थापक थे, उनका नाम था अनंगपाल। समझ गए? तो फाउंडर का नाम था अनंगपाल तोमर। और अनंगपाल ही वो व्यक्ति हैं
जिन्होंने दिल्ली की स्थापना की थी। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन हजारों बार एग्जाम में पूछा गया है। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द दिल्ली? दिल्ली के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो दिल्ली के संस्थापक थे अनंगपाल। चलिए नेक्स्ट, छठे के बाद 7वें नंबर पे अगर हम बात करें, तो यहां पर आएगा गहड़वाल डायनेस्टी। गहड़वाल डायनेस्टी या गहड़वाल वंश। क्लियर? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं गहड़वाल डायनेस्टी की या गहड़वाल वंश की। समझ गए? बेसिकली अगर बात की जाए गहड़वाल डायनेस्टी की, तो ये लोग रूल किया करते थे कन्नौज के आसपास वाले रीजन में। इन लोगों का जो रूलिंग एरिया हुआ करता था वो सराउंडिंग एरिया ऑफ कन्नौज हुआ करता था, और इन लोगों की जो कैपिटल भी थी वो थी कन्नौज। कन्नौज वाज द कैपिटल ऑफ गहड़वाल डायनेस्टी। और इस डायनेस्टी की अगर बात करें तो इनके जो फाउंडर थे वो थे चंद्रदेव। चलिए, तो यहां पर हमने बात कर ली है कितने डायनेस्टी? 7 डायनेस्टी। अब देखिए 8वें नंबर पे, 8वें नंबर पे जो डायनेस्टी है उसका नाम है कलचुरी डायनेस्टी। कलचुरी डायनेस्टी, और कलचुरी डायनेस्टी को चेदी डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है। समझिए, कलचुरी वंश को ही क्या कहा जाता है? चेदी वंश। और एक चेदी वंश आप लोगों ने एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में भी डिस्कस किया होगा, ऑब्वियसली मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। अगर हम बात करें पोस्ट मौर्यन पीरियड, उत्तर मौर्य काल की, तो उत्तर मौर्य काल में कुछ 2-3 चीजें मैंने कराई थी, जिसमें हमने फॉरेनर्स के इन्वेजन यानी विदेशियों के आक्रमण पढ़े थे। और वो जो विदेशी आक्रमण हुए थे आफ्टर मौर्यन पीरियड, वो इन्वेजन हुए थे शकों के, हूणों के, इंडो ग्रीक्स के और इंडो पार्थियंस के। क्लियर? और उसी समय पर पोस्ट मौर्यन पीरियड में कुछ ब्राह्मण डायनेस्टी हमने डिस्कस की थी, जिनमें थी सातवाहन डायनेस्टी, कण्व डायनेस्टी और सबसे फेमस स्टार्टिंग जिससे हुई है शुंग डायनेस्टी। और जब मौर्यों का पतन हुआ तो पहला स्टेट जो मौर्यों से स्वतंत्र हुआ, आजाद हुआ, वो था कलिंग। कौन सा स्टेट हुआ करता था? कलिंग। और कलिंग में जो डायनेस्टी रूल किया करती थी उसका नाम था चेदी डायनेस्टी। चेदी वंश के जो सबसे महानतम शासक थे वो थे खारवेल। तो चेदी वंश के एक शासक हमने डिस्कस किए हैं, खारवेल, कलिंग राजा खारवेल, जो जैन धर्म के अनुयायी हुआ करते थे, जिन्होंने जैन धर्म के भिक्षुओं के लिए कई सारी क्या बनवाई थी? गुफाएं बनवाई थी। उन्हीं में से एक गुफा में उनका एक अभिलेख मिला है, उनके द्वारा लिखा गया एक इंस्क्रिप्शन मिला है, जहां से हमें उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। समझ गए? और साथ ही यह भी पता चलता है कि अशोक का जो अटैक हुआ था कलिंग के ऊपर, उसके बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है। किसके अभिलेख से? किसके इंस्क्रिप्शन से? तो कलिंग राजा खारवेल के खारवेल का जो अभिलेख है, जो इंस्क्रिप्शन है, वहां से जो मिला है उदयगिरी की गुफाओं से। तो उदयगिरी केव इंस्क्रिप्शन, जहां से पता चलता है सारी जानकारी। चलिए, तो यहां पर कलचुरी डायनेस्टी की अगर बात की जाए, जिसे चेदी वंश भी कहा जाता है, मीडिएवल पीरियड का, एंशिएंट का नहीं। तो ध्यान रखिएगा, इन लोगों की जो कैपिटल हुआ करती थी वो हुआ करती थी त्रिपुरी। त्रिपुरी नामक स्थान पर राजधानी थी किसकी? कलचुरी वंश के लोगों की। देखिए, जो त्रिपुरी जो रीजन है, ये मध्य प्रदेश में जबलपुर के आसपास वाला जो रीजन है उसे कहा जाता है त्रिपुरी। उस क्षेत्र का नाम होता है उस समय पर कलचुरी। और जो फाउंडर थे इस वंश के, उनका नाम था कोक्काला प्रथम। कोक्काला फर्स्ट इज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। चलिए, तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो हमने बात की है 8 राजपूत का किंगडम्स की, 8 राजपूत जो डायनेस्टीज हुई हैं मीडिएवल या अर्ली मीडिएवल पीरियड में, अर्ली मीडिएवल टाइम में। उनके नाम मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताए हैं। देखिए, सबसे पहली जो डायनेस्टी हुआ करती थी, सबसे पहला जो वंश हमने यहाँ पे डिस्कस किया है वो हुआ करता था कौन सा? चौहान या चहमान डायनेस्टी। कौन सी? चौहान या चहमान डायनेस्टी। अच्छा, पहले नंबर पे हमने बात की है चौहान या चहमान डायनेस्टी की। और चौहान या चहमान की बात करें तो ये लोग रूल किया करते थे कहां पर? दिल्ली, अजमेर और सांबर वाले रीजन पर, जिनकी कैपिटल हुआ करती थी अजमेर, और जो फाउंडर थे वो थे वासुदेव। समझ गए? फिर अगर हम बात करें तो अगली है परमार डायनेस्टी, जो मालवा वाले रीजन में रूल किया करते थे। उज्जैन और धार कैपिटल थी। सियाका सेकंड जो थे वो फाउंडर थे।
फिर चंदेलों की बात करें तो बुंदेलखंड वाले रीजन में रूल करते हैं, लेकिन उस समय या उस रीजन को साथ ही कहा जाता है जेजाक भुक्ति। और वहां पे जो मेन कैपिटल हुआ करती थी खजुराहो, महोबा और कलिंजर। सबसे इंपॉर्टेंट है खजुराहो। आपसे एग्जाम में पूछा जाए चंदेलों की राजधानी तो आंसर क्या लगाना, खजुराहो। ये एमपी में आता है और जो फाउंडर है वो है नन्नुक। फिर हम बात करें सिसोदिया डायनेस्टी की, तो ये चित्तौड़ इनकी कैपिटल हुआ करती थी। राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में लोग रूल किया करते थे और फाउंडर का नाम था बप्पा रावल। फिर है तोमर डायनेस्टी, जो हरियाणा और दिल्ली के सराउंडिंग एरिया में रूल करते थे। कैपिटल का नाम था दिल्ली का, या दिल्ली आप लोग समझ सकते हैं ज्यादा अच्छे से। फाउंडर का नाम है अनंगपाल तोमर। फिर घेड़वाल या घेड़वाल वंश की बात करें तो ये जो रूलर थे घेड़वाल रूलर, ये कन्नौज के आसपास वाले रीजन में रूल किया करते थे, इसलिए कैपिटल है कन्नौज और फाउंडर का नाम है चंद्रदेव। इसी वंश के एक शासक हुए हैं जिनका नाम है जयचंद, समझ गए ना। तो जयचंद घेड़वाल वंश के ही रूलर हुआ करते थे। 1194 में महमूद गजनबी ने जिन्हें मोहम्मद गोरी ने जिन्हें पराजित किया था कन्नौज या चंदावर के युद्ध में। फिर है कलचुरी डायनेस्टी, जो त्रिपुरी वाले रीजन में, त्रिपुरी जो कैपिटल है उनकी और जो फाउंडर है उनका नाम है कोक्कल प्रथम। क्लियर। इस तरह से हमने बात की इन सारी डायनेस्टीज की, इन सारे वंशों की। क्लियर। तो ध्यान रखिएगा यहाँ से क्वेश्चन, कई सारे क्वेश्चन आप लोगों को बन जाएंगे, कई सारे क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। अच्छा, जो एक नंबर पे हुआ जो हमने लिखी है वो है चालुक्य डायनेस्टी या फिर सोलंकी डायनेस्टी। चालुक्य या सोलंकी, तो ये कहां पर रूल करते थे, गुजरात वाले रीजन। चालुक्य या फिर सोलंकी लोग जो रूल किया करते थे गुजरात में रूल किया करते थे। आफ्टर डिमोलाइजेशन ऑफ गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी इन लोगों का उदय हुआ था। जो कैपिटल हुआ करती थी वो हुआ करती थी अनिलबाड़ा और जो फाउंडर थे वो थे मूलराज प्रथम। समझ गए ना। चलिए, तो अभी तक हमने जो डिस्कस किया है वो सिर्फ डायनेस्टीज के नेम और उनके कैपिटल्स और फाउंडर्स के ऊपर बात की है। 8 वंश मैंने बताए हैं, बट यहाँ पे हम सभी के बारे में बात नहीं करेंगे। हम जो डिस्कशन करेंगे वो करेंगे चालुक्य डायनेस्टी, जो सोलंकी डायनेस्टी, उसके बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे घेड़वाल डायनेस्टी के बारे में, चौहान और चहमान डायनेस्टी के बारे में, परमार डायनेस्टी के बारे में और चंदेल डायनेस्टी के बारे में। तो इन 5, या हो सकता है हल्का सा डिस्कशन हम तोमर के ऊपर भी कर सकते हैं, तोमर वंश के ऊपर भी कर सकते हैं। क्लियर। तो इन सारी डायनेस्टीज जो मैंने स्टार बनाए हैं, जो मैंने राइट लगाया है, उनके ऊपर हम हल्का हल्का सा डिस्कशन करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं आप लोगों को एसएससी और जो स्टेट एग्जाम्स हैं और जो रेलवेज के एग्जाम है उनमें। देखिए, सबसे पहले तो क्वेश्चन इस टेबल पे से ही आ जाएगा, तो आप लोगों को सबसे ज्यादा मेहनत करना है इस टेबल को याद करने में, और फिर हम एक एक किंगडम और उनके जो रूलर्स हैं उनके ऊपर बात करेंगे।